एंड देन उसके बाद उन्होंने खुद के बिजनेसेस और खुद के स्टार्टअप छोड़ के दे आर लुकिंग एट अदर बिजनेस एंड कैपिटल मार्केट की तरफ वो देख रहे हैं. तो सर मुझे ना थोड़ा थोड़ा ना फील आ रहा है बैटमैन का. आपको अगर याद हो बैटमैन जो सीरीज थी उसमें थी एक वेन एंटरप्राइज. वेन एंटरप्राइज में अब मुझे ये बताना सर ये बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन था या आपका फैमिली ऑफिस था क्या था. उसमें जैसे आपने देखा होगा कि ब्रूस वेन जो मेन बैटमैन है उसके मदर एंड फादर दोनों की डेथ हो जाती है. एंड देन उसके बाद ब्रूस वेन को ट्रस्ट अल्टीमेट ट्रस्टी जो ट्रस्ट का ओनर है वो ब्रूस वेन बन जाता है. एंड ब्रूस वेन ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी वेन एंटरप्राइज थी उसके हॉस्पिटल्स चल रहे होते हैं, वो स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा होता है, वो बहुत सारे ऑर्फनेजेस चला रहे होते हैं. एंड देन उसका एक जो मैनेजर होता है उस पर चलता है. मतलब इससे आप कौन सी कैटेगरी में डालोगे सर? ऐसा है कि ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया जतिन आपने. ये कॉन्सेप्ट अगर आप यूरोप में देखेंगे, यूएस में देखेंगे, वहाँ पर 5-5, 6-6 जनरेशन पुरानी फैमिलीज चल रही हैं विच ओन सिग्निफिकेंट वेल्थ और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है. और अगर आप देखेंगे कोक का, तो जो ओरिजिनल कोक के ओनर थे उनकी जो फाउंडेशन है फैमिली ट्रस्ट है वो कोक का फॉर्मूला ओन करती है आज की डेट में. ओके ठीक है. और बाकी जो कोक कंपनी वो उसके अंदर फैमिली का कोई लेना देना नहीं है. दे आर नॉट इन्वॉल्व इन ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी और वो खाली शेयर होल्डर बन के रह गए. ऐसे ही एक यूरोप की बड़ी फैमिली है वॉलनबर्ग, बेसिकली जो एबीबी को ओन करते हैं. ओके इट इज़ ओन्ड बाय फैमिली. अगर आप देखेंगे यूरोप, यूएस, यहाँ पर जितनी बड़ी मल्टीनेशनल जिनको आप आज कहते हैं वो एक्चुअली में फैमिली ओन बिजनेसेस थी एक समय. लेकिन उन्होंने अपने को ग्रेजुएट कर लिया फ्रॉम फैमिली ओन रन बिजनेसेस टू प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और आज वो मल्टीनेशनल्स हैं. इवन जो कोरिया के सैमसंग, एलजी, दे आर फैमिली ओन्ड. ओके. तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है. होता क्या है कि जब फैमिली बिजनेस बड़ा हो जाता है तो आपको जो प्रमोटर्स होते हैं, जो इनिशियल प्रमोटर्स होते हैं या प्रमोटर फैमिली होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो उसको अपने को उसको मालिक समझते हैं या ट्रस्टी समझते हैं. ओके. अगर आप अपने को ग्रेजुएट कर लेते हो कि आप ट्रस्टी हो लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के, दैट मीन्स आपकी एक फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाकी स्टेक होल्डर्स की तरफ भी, और आप उसको प्रोफेशनलाइज करते चले जाते हो तो आप एक मल्टी जनरेशन बिजनेस खड़ा करेंगे आज की डेट में. लेकिन उसके अंदर क्या है कि टाइम इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, थॉट प्रोसेस क्लियर चाहिए और ऑब्वियसली कॉस्ट आती है. तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये इजी है, छोटों के लिए बहुत मुश्किल है. अगर आप एक डेटा देखोगे सेबी का या इफ आई एम देयर मोर देन 70% बिजनेसेस will see a generation shift in the next 5 to 10 years in India. जनरेशन चेंज का मतलब ये है कि फादर जो है जो देखिए इंडिया में मेजर बिजनेसेस आए हैं पोस्ट लिबरलाइजेशन, पोस्ट 90s. राइट सर. ज़्यादातर तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो है इंडिया में फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेस ओनर्स हैं. ओके. या मैक्सिमम सेकंड है, उससे बियॉन्ड बहुत कम है. टाटाज, बिरलाज, अंबानीज को छोड़ दीजिए, बाकी सब जो है वो फर्स्ट जनरेशन है. तो अब एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है जो स्मॉल बिजनेसेस, लार्ज बिजनेस सबको आ रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ओल्ड बिजनेस में या ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं आना चाहती हैं, वो नया करना चाहती हैं. काफ़ी लोगों के बच्चे जो हैं बाहर जाके पढ़ लिए हैं और वो बाहर सेटल हो रहे हैं. राइट. सॉरी. तो लेकिन अब उसको कैसे हैंडल किया जाए, बिजनेस तो है ही. अब बिजनेस का क्या किया जाए, या तो मैं इसको बेच दूं या इसको बंद कर दूं या फिर मैं इसको इतना बड़ा बना दूं, एटलीस्ट इतना साइज में बढ़ा दूं कि ये अपने आप चल सके प्रोफेशनल्स के विरोध में. ओके. तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट शिफ्ट आने वाला है इंडिया में नेक्स्ट 10 ईयर्स, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे हम बिजनेस को नेक्स्ट जनरेशन को पास करते हैं. होता है क्या है, कई बार हम सोचते नहीं है बट बिजनेसेस री एनर्जाइज देमसेल्फ, री इन्वेंट देमसेल्फ अगेन एंड अगेन. राइट.
टेक्नोलॉजी चेंज आ रही है, एनवायरनमेंट बदल रहा है। आपको मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, वो है विप्रो का। राइट। विप्रो क्या था? पहले एडिबल ऑयल कंपनी थी, फिर लाइटिंग कंपनी थी, फिर आज की डेट में वो टेक्नोलॉजी कंपनी है। राइट। उसको कोई याद भी नहीं करता कि उसकी लाइटें भी आती थी, अगर आपको ध्यान होगा। हाँ जी। किसी को पता है कि वो एडिबल ऑयल में थे एक समय? एडिबल ऑयल का नहीं याद है सर बिल्कुल भी। तो ये चेंज आता है, तो दे हैव रीइन्वेंटेड देमसेल्फ कंप्लीटली। कॉन्ग्लोमरेट्स अलग चीज है, जैसे टाटाज हैं, बिरलाज है, कि उनके हर स्पेस में कंपनीज हैं। राइट सर। लेकिन अगर आपका सिंगल इंडस्ट्री है तो कैसे आप उसको रीइन्वेंट कर सकते हैं? पीरामल इज अनदर गुड एग्जांपल। लो लाइमलाइट में रहता है सर पिरामल बड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रीइन्वेंट किया ना। हाँ जी। फार्मास्यूटिकल में थे, फिर वो एनबीएफसी और रियल एस्टेट में आ गए। पूरा बिजनेस को उन्होंने राइट टाइम पे बेच दिया। हाँ जी। एंड दे री इन्वेंटेड देमसेल्फ इन डिफरेंट फॉर्म। तो उनका भी अपना फैमिली ट्रस्ट होगा? ये नोन है अजीम जी फैमिली ट्रस्ट। मतलब जितने फाउंडेशन, आप कई लोग उसको फाउंडेशन का नाम दे देते हैं। हाँ जी। फाउंडेशन ट्रस्ट, सी फाउंडेशन ट्रस्ट कुछ नहीं है। मेन ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके आगे के लिए आपने क्या एंटिटी बनाई हुई है। ओके। लीगल एंटिटी क्या है? आप प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकते हो, ट्रस्ट भी हो सकते हो, फाउंडेशन भी हो सकते हो, लेकिन कॉमन लॉ में ट्रस्ट इज द सेफर एंड मोर यूज्ड इंस्ट्रूमेंट। तो जितने भी अभी जैसे फर्स्ट जनरेशन के आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, अभी हमारा सी इंस्टीट्यूट का एक प्रोग्राम हुआ था 30 अंडर 30, 40 अंडर 40, उसके अंदर वो ऑल आर लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सक्सेसफुल हैं। तो उनको मतलब मैं सीए हूँ, तो बेसिकली मैं इस वाले इवेंट में गया था, तो मुझे इसका याद है। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम्पल थोड़ा कम है, बाकी आप और भी फील्ड में जाएंगे तो इंडिया स्टार्टअप में बूम कर रहा है, तो उनके सामने भी ये वाला प्रॉब्लम आने वाला है। देखिए, स्टार्टअप हो, एस्टैब्लिश कंपनी हो, मल्टीनेशनल हो, हाँ जी। सक्सेशन इज ए बिगर इशू। राइट। आफ्टर द फाउंडर, हु नेक्स्ट? राइट। व्हाट इज द प्रोसेस? क्या हम उसके बेटे को गद्दी मिलेगी, बेटी को गद्दी मिलेगी, या मेरिट पे गद्दी मिलेगी? राइट। मैं गद्दी वर्ड यूज कर रहा हूँ जानबूझ के, पर्पसली, कि who will be the head of the organization? राइट। देखिए, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक बड़े, आपको ये समझना पड़ेगा, फैमिली इज लाइक डेमोक्रेसी, जहाँ पर मुझे वीकेस्ट मेंबर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। राइट। वाइल ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल करना है, बिजनेस को सक्सेसफुल करना है, तो इट हैज टू बी रन लाइक ए हायरार्की, राइट। इन ए फॉर्म लाइक ए डिक्टेटरशिप। मतलब अल्टीमेटली किसी एक का डिसीजन तो फाइनल होगा ना। हाँ जी। अगर हर चीज में वोटिंग करता रहूंगा तो डिसीजन नहीं होंगे और डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बढ़ सकती है। राइट एंड रॉन्ग डिसीजंस हो सकते हैं, आप हाइंडसाइट में जाके कह सकते हो कि हमने डिसीजन नहीं लिया था, आपने डिबेट नहीं की थी, इसलिए करा हो गया। तो दैट इज ए लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप चैलेंज। बट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही हेड हो सकता है, दो हेड नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। तभी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन वन हेड होते हैं, वहाँ पर डिबेट्स ज़्यादा होती हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो जाता है, एंड मोर ऑफ एंड नॉट दे आर नॉट एबल टू ग्रो। तो इसलिए दोनों को हमें सेपरेट रखना पड़ता है। राइट। उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर आप कभी भी पूछोगे, हमेशा कंटीजेंसी प्लानिंग होती है। एग्जैक्टली। अगर आप सीए फर्म भी हो, चलो मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ, आप दो पार्टनर्स हो, राइट। तो अल्टीमेटली दो, एक नहीं है तो दूसरा लेगा, दूसरा नहीं है तो पहला लेगा, और अगर आप दोनों नहीं है तो कौन? हाँ, वो एक इशू है। सीएस के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लॉयर्स के बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस या डॉक्टर्स की प्रैक्टिस को एक डॉक्टर या सीए या लॉयर ही हैंडल कर सकता है ना। हाँ जी। इनहेरिट कर सकता है, क्योंकि वो बाय लॉ है। एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। लेकिन अगर आप उसको एक ऑर्गेनाइजेशन बना दो, जैसे KPMGs है, हाँ, PwC है, राइट सर। बिग फोर है, तो दे आर ऑर्गेनाइजेशंस, इट इज एसोसिएशन ऑफ पार्टनर्स। राइट सर। तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन नहीं बंद हो रही है, एक हेड जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा चला जाएगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन नहीं बंद हो रही है। एंड जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, विच आई हर्ड, आप मुझे कंफर्म करेंगे, जितनी भी बिग फोर इंडिया के अंदर वर्किंग कर रही है कंसल्टिंग फर्म, दे आर ऑल्सो ओन्ड बाय द फैमिली ट्रस्ट। कहीं ना कहीं अल्टीमेटली दे आर द बेनिफिशियल ओनर्स। मेजर शेयर होल्डर या पार्टनर
पार्टनर्स, जैसे आपने कहा कि वो पार्टनर नहीं बन सकते बिकॉज उनके पास इंडियन सीए डिग्री नहीं है या यूएस में है तो उनकी डिग्री नहीं है, बट उन्होंने जो आपने कहा ना कि दे जस्ट एक्सपर्टाइज उन्होंने अपनी प्रोसेस के अंदर करा, तो प्रोसेस ऑन करता है फैमिली बिजनेस और फैमिली ट्रस्ट, एंड देन उसका यूज करने का लाइसेंस हमें इंडिया के अंदर वो इंडियन लॉज के अंदर देते हैं, बट दे आर अल्टीमेटली गेटिंग द रॉयल्टी। देखिए अल्टीमेटली यही कॉन्सेप्ट है राइट। कि अगर आपने मल्टी जनरेशन बिजनेस को बनाना है या आप बनाए बोलिए कि लेगेसी बनानी है, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं सिस्टम में लाना पड़ेगा उसको, सक्सेशन को। और आपको वो कहते हैं ना, इट इज़ ए एलिफेंट इन द रूम, जो हम नहीं करना चाहते कि मेरा अगर कुछ हो जाए। हम ये क्वेश्चन कितनी बार अपनी फैमिली में डाइनिंग टेबल पे ये डिस्कस करते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। हाँ जी। और अगर आप ये कॉन्सेप्ट बहुत माइन्यूट लेवल पे चलेंगे, इवन न्यूक्लियर फैमिलीज में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप देखेंगे हस्बैंड एंड वाइफ का छोटी न्यूक्लियर फैमिली में, उसमें से भी ज़्यादातर एक जना फाइनेंशियल सेवी होगा, एक नहीं होगा, एक पैसिव आदमी होगा। राइट। जो फाइनेंशियल सेवी होगा उसको सारा कुछ पता है, उसको नॉलेज की जरूरत नहीं है कि मुझे कहाँ पर क्या करना है। अगर आप सीए हैं, आपकी वाइफ सीए नहीं है, तो मोर ऑफ और नॉट आप क्या कर रहे होंगे, सेविंग साइड में अपना सारा बैंकिंग इन्वेस्टमेंट्स आप देख रहे होंगे। राइट। आपकी वाइफ तो नहीं देख रही होगी, नो। और शायद उसको ये पता भी नहीं होगा कि आपने कहाँ का इन्वेस्ट किया हुआ, कैसे किया हुआ है, Right. उसको कैसे करना है। आप अगर वो प्रोसेस नहीं होगा, कहीं पर लिखित में नहीं होगा, तो फैमिलीज को बहुत चैलेंज आता है रिट्रीव करने के लिए कि वो कहाँ गया पैसा। राइट। मतलब मेरे साथ तो प्रैक्टिकल है, मेरे फादर के साथ जब उनकी सडन डेथ हुई थी, हमें नहीं पता था कि उन्होंने कहाँ पर इन्वेस्ट करा हुआ है, कहाँ पर कितना पैसा है, तो अल्टीमेटली वी वर स्टैंडिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम एट जीरो। हमें जिसने पैसे लेने थे वो तो आ गया था, देने थे वो नहीं आया था। आपने यही होता है। हाँ जी। तो ये आपके साथ नहीं हुआ, बहुत लोगों के साथ होता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप सक्सेशन को, व्हाट आफ्टर माय डेथ, ये क्वेश्चन को एड्रेस करें। और आज की डेट में आप देख रहे होंगे यंग पीपल पास अवे, ये नहीं कि आपने बूढ़ा हो गए। एक इंडिया में ना ये कॉन्सेप्ट अबाउट मेरी डेथ, तो वो उसका क्या है, वो हम छेड़ते भी नहीं है। राइट। हम डिस्कस भी नहीं करते, हम उसको मतलब बहुत दूर से डिस्कस भी नहीं करते। अगर किसी ने, हिंदुस्तान में एक सोसाइटल इशू है, अगर किसी बेटे ने बाप को जाके बोला कि फादर हैव यू मेड अ विल, तो बवाल हो जाएगा घर में। हाँ, लड़ाई होगी सर। तो अच्छे ये से। मेरे मरने का इंतजार कर रहा है क्या? अगर बीवी ने हस्बैंड से क्वेश्चन पूछ लिया या हस्बैंड ने बीवी से पूछ लिया, तो एक लड़ाई हो जाएगी। हाँ जी। क्योंकि हम लोगों ने इसको एड्रेस करना नहीं सीखा कि अल्टीमेट ट्रूथ है, डेथ इज अल्टीमेट ट्रूथ। मेरे बाद कैसे मेरी फैमिली की प्रोटेक्शन होगी, उनको कैसे पैसे मिलेंगे, या मेरे वेल्थ है या एसेट्स है उसको मैं कैसे पास डाउन करूँगा, वो हम डिस्कस ही नहीं करते हैं। राइट। तो ये जो एक बहुत बड़ा गैप है, आज की डेट में डिजिटल एज है, फिर भी आपको डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, मेल ट्रेल मिल जाएगी, कुछ तो मिल जाएगा। पहले तो ये भी नहीं होता। पहले ये भी नहीं होता था। राइट। लेकिन हैविंग सेड दैट, स्टिल यू नीड अ सक्सेशन प्लान। तो सक्सेशन प्लान को कैसे आप सक्सेस करोगे, कैसे आपका जो बिजनेस है इट बिकम्स अ लेगेसी बिजनेस, ये सब प्लानिंग का पार्ट है। और हमारे यहाँ पर प्लानिंग को ना कॉस्ट सेंटर मानते हैं। एग्जैक्टली। और कॉस्ट सेंटर में हमेशा हम कॉस्ट कटिंग करते हैं। हाँ, वो ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन। तो उसकी वजह से हम लोग नहीं होते हैं। वी आर नॉट गुड पे मास्टर्स इंडियंस। वर्ल्ड ओवर अगर आप देखेंगे, कंसल्टेंट्स को हम फीस देना कहते हैं कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। हाँ, वो मेंटेलिटी है। ठीक है, लेकिन गुड कंसल्टेंट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, गुड एडवाइजर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, एंड यू शुड पे हिम वेल। क्योंकि अगर आपने, नॉट कि आप आउट ऑफ द पॉकेट जाके पे करो, ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा कि आपके पास एडवाइजर्स अच्छे होने चाहिए जिनको आप पे कर रहे हो, और जिसकी वजह जो आपकी प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर की। अगर नहीं करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा इशू आएगा आगे वाली जनरेशन में। राइट। क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते हर चीज़ में। हाँ, आप अपना जो फील्ड है उसमें हो सकते हो, बट दूसरी, हो सकता है आपको नॉलेज हो, लेकिन आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा। हाँ जी।
और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा अनलेस एंटिल, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप तो अपनी फैमिली को देख रहे हो या अपने बिजनेस को देख रहे हो, हाँ जी, आप उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। लेकिन आपने 2 4 5 दोस्तों को देखा होगा, थोड़ा बहुत डिस्कशन किया होगा या इन्वॉल्व हुए होंगे उनके फैमिली सेटलमेंट में या उसमें, लेकिन क्या आपने 10 लोगों को प्रोफेशनली वो किया? अगर नहीं किया तो आपके पास नॉलेज कहाँ से आएगी? कैसे अलग अलग इश्यूज आ सकते हैं फैमिलीज में? हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो सकता है, बहन भाई में झगड़ा हो सकता है, भाई भाई में हो सकता है, बहन भाई में हो सकता है, किसी चीज बाप बेटे में हो सकता है। रेमंड से एग्जाम्पल। सर कल एक अपना सर्वे आया था कि यूएस के अंदर 50% डाइवोर्स रेट है, इंडिया में समवेयर अबाउट 20% के अराउंड का डाइवोर्स रेट है तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट है प्रीनप। यूएस में। यूएस में प्रीनप का मतलब यह है कि शादी से पहले ही उनका डिसाइड हो जाता है कि एसेट्स का डिवीजन कैसे होगा बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो वो भी फैमिली ट्रस्ट पहले बन गया। फैमिली ट्रस्ट नहीं, वो लीगल एग्रीमेंट होता है प्रीनप। इंडिया Okay. में अभी रेकग्नाइज नहीं है, इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, ओके लॉज नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए। ओके देखिए अल्टीमेटली ये फैक्ट है कि हम लोगों में एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर लूजिंग पेशेंस। हम लोगों में पेशेंस नहीं रह गई है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस बहुत बड़ा हो गया। मी ये नेक्स्ट जनरेशन में है इशू। हाँ, पहले वी से अब मी हो गया। नहीं हो गया। पहले हमारी लार्ज जॉइंट फैमिलीज होती थी, फिर न्यूक्लियर फैमिलीज होने लग गई, अब सिंगल पर्सन से फैमिलीज होने लग गई। राइट, टोटली तो हम एग्री। लोग उस कॉन्सेप्ट में स्पेशली इन मेट्रोज एंड बिग टाउन्स, उसके अंदर ये और ज़्यादा इशू आएगा। अब जैसे इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप्स मतलब कॉमन होने लग गई हैं। हाँ जी, आज से 20 साल पहले देखोगे तो इंडिया में नहीं है, टैबू होता था सर। टैबू होता था, एक्सेप्टेंस नहीं थी, लॉज नहीं थे। अब लॉ भी उसको रिकॉग्नाइज करता है। अगर वो है तो उसको आप कैसे अपना प्लानिंग करेंगे कि वो इशू को टेक केयर हो सके। देखिए कॉमन लिव इन रिलेशनशिप है तो डाइवोर्स का तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सेपरेशन हुआ तो क्या होगा? ओके, तो अगर आप लिव इन में रहते हैं तो भी आपकी एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। भाई होगा, भाई जो आपका लिव इन पार्टनर है, इफ इट इज अ वेरी लॉन्ग लिव इन, तो इज द पार्टनर नॉट एंटाइटल्ड टू योर एसेट्स? अब मेरे को इसके बारे में नहीं पता सर, आप मुझे इसके बारे में बताइए। तो इसी के लिए प्लानिंग जरूरी है। ओके, बिकॉज अभी तक बहुत सारी जजमेंट्स आई हैं जो कि डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट वे में इसको टैकल किया है, लेकिन अल्टीमेटली प्लानिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। भाई Right. आपके लिव इन पार्टनर को जाएगा तो उसके आपको लीगल पेपर वर्क तो करना पड़ेगा। राइट। आपको एक छोटा सा डायग्रेस हो कि मैं थोड़ा पीछे एकदम 2 3 स्टेप पीछे रहता हूँ। अगर मैं पूछूँ, क्योंकि हमारी कंट्री में हिंदूज ज़्यादा हैं, तो हिंदू मेल का लीगल हायर कौन है? मतलब इसमें मतलब मैरिड की बात कर रहे हैं, अनमैरिड या सिंगल कोई भी? कोई भी हो, मैरिड मैन का। मेरे ख्याल से डिपेंड करता है सर सिचुएशन, मतलब क्या चीज़ है, उसका बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है। नहीं, मतलब मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया क्लास नहीं। 1 हायर्स में हिंदू मेल का जो लीगल हायर्स आते हैं वो उसकी मदर, ओके नॉट फादर, मदर, ओके चिल्ड्रन एंड स्पाउस ऑल इन इक्वल प्रोपोर्शन। ओके। तो अगर आपके 3 4 भाई बहन हैं और आपकी डेथ तब हो जाती है जब अगर आपने प्लानिंग नहीं किया, तो आप सोचते हो कि सब कुछ मेरी वाइफ को मिल गया। नहीं, ओके जो माइनर चिल्ड्रन है उनको भी मिलेगा इक्वल, ओके आपकी मदर को भी मिलेगा। ओके फिर मदर के ऊपर है वो किसको दे। ओके। अच्छा, हाँ, इसमें कई बार मैंने एक इंस्टेंस सुना था, उसमें माइट भी मेरी फैमिली में था, तो उसमें आई थिंक जो मेरे उस फैमिली के पार्ट थे उन्होंने साइन करके अपने बेटे के नाम पर ही कर दिया था। वो कोर्ट में गया था केस। लेकिन कोर्ट में गया ना, हाँ। लीगल हायर्स की मैं हाँ, पूछ तो रहा हूं। उन्होंने साइन करना पड़ा, तो यानी उनका पार्ट था शायद। आप रिलिंक्विशमेंट डीड कर दीजिए, अपना हाँ सारा जी। हिस्सा किसी को गिफ्ट कर दीजिए, वो आपकी इच्छा है। हाँ जी। मैं तो लीगलिटी की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ सर, वो वहां से कनेक्ट हो गया ना, मतलब कोर्ट ने क्यों साइन कराया, बिकॉज क्योंकि लीगल वो थी लीगल है थी। उसी तरह है आपकी जॉइंट फैमिली है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो एक और है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हमारे यहाँ पर डिसओनमेंट ऑफ द फैमिली मेंबर नहीं हो सकता।
तो नेक्स्ट जनरेशन में जितने भी लोग हैं सबका इक्वल शेयर है। ओके, ये अच्छा, ये आपका नहीं हो सकता, बट मतलब अगर सपोज आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, राइट, ठीक है, आप चाहें कि मैं किसी एक अपने बच्चे को नहीं दे दूं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसके अंदर सारे लीगल हायर्स का इक्वल राइट है। सपोज आपके ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है, आपके फादर जो थे 4 भाई बहन थे, ठीक है, क्योंकि 4 भाई बहन थे तो सबका 25% शेयर हो गया। आपकी फैमिली और आपके 2 ब्रदर सिस्टर है, 3 ब्रदर सिस्टर है, तो तीनों को इक्वल मिलेगा। ये नहीं कर सकते एक से लड़ाई होती है तो उसका, जो मेरा ध्यान नहीं रखता उसको मैं हटा दूं। ठीक है, अगर विल डाल दिया तो विल में मेरे को, लेकिन विल में भी नहीं मैं हटा सकता। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आप नहीं हटा सकते हो, आपकी सेल्फ ओन प्रॉपर्टी, आप ओके। जो मर्जी करो। अच्छा, मुझे मेरे फादर से मिली, आपको उसको- कैसे मिली? देखिए, हाँ। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपके ग्रैंडफादर से आपके फादर को मिली, तो वॉज इट थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ विल ओके या थ्रू एप्लीकेशन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट? ओके अगर विल नहीं है तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहला दी जाएगी, ओके, और उसके बाद किसी सबका राइट इक्वल होगा। मतलब मान लो एक बेटा मेरा कुछ नहीं करता तो मैं तो नालायक निकालूंगा है मेरे, तो आप उसको, लेकिन उसको नहीं निकाल उस सकते। प्रॉपर्टी में नहीं कर सकते। अपनी प्रॉपर्टी सेल्फ ओन्ड है मेरी, मतलब सेल्फ मेड प्रॉपर्टी है, मैं उसके अंदर कर सकता हूँ जो भी राइट है, बट लेकिन जो सक्सेशन में आई है उसके लिए नहीं है। सक्सेशन मतलब विदाउट विल वाली। विदाउट विल। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा, इंडिया में इंडियन मैरिज एक्ट है। हाँ जी। अगर आपकी इंटर रिलीजन मैरिज हुई है हम्म, तो आपको उसमें वो करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। ये भी नहीं पता मुझे। देखिए, इंडिया में अलग अलग टाइप का है। आपकी शादी पहली बार कब हुई और कहाँ हुई है उसके हिसाब से आपका सक्सेशन लॉ इम्प्लीमेंट होगा, एप्लीकेबल होगा। ओके अगर आपने पहले कोर्ट में शादी की है तो इंडियन मैरिजेस एक्ट होगा। ओके अगर आपने मंदिर में जाके 7 फेरे लिए हैं तो आपके ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट है ओके, एप्लीकेबल होगा, सॉरी। बट कई केस होता है, मान लो मतलब डिफरेंट रिलीजन के अंदर शादी होती है आपकी, अगर आप कन्वर्ट होके से विदाउट कन्वर्जन, अगर कोई तो एक हिंदू, इंडियन मैरिज एक्ट में होगा ना, आपकी शादी को आपको कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी मैरिज भी रिकॉग्नाइज नहीं होगी। रिकॉग्नाइज नहीं होगी। नहीं, अगर लेट से गुरुद्वारे में शादी होती है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट आएगा ना। नहीं, अब मान लो 2 हिंदू ही हैं, हाँ उन्होंने गुरुद्वारे में शादी करी, हाँ, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट ना। देखिए, अच्छा आप समझिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट का मतलब हिंदू नहीं है जैसे हम कॉमनली यूज करते हैं। उसके अंदर बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स, एवरीवन इज कवर्ड अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो जैन, बुद्धिस्ट, सिख सबके ऊपर सेम एक्ट एप्लीकेबल है। ओके इंडिया में एक डिफरेंट प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक कॉमन सिविल लॉ नहीं है, यूसीसी, यूसीसी। कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्शियल है बट फैक्ट है। आपका जो इस्लाम को मानते हैं उनके लिए शरिया लॉ एप्लीकेबल है, ओके और शरिया लॉ भी सेम नहीं है। ये एक बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन है कि एक ही शरिया लॉ है, उसके अंदर भी बहुत डिफरेंट सेक्ट्स है, उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया इज डिफरेंट, और उसके हिसाब से उनका होता है। बोहरास का अलग होगा, अहमदियस का अलग वे में है, सुन्नीस का अलग है, शिया का अलग है। ये आपने एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई पॉडकास्ट बता दी सर मुझे। तो ये इसमें सबका अलग अलग वे ऑफ इंटरप्रिटेशन है ओके कि उनका डिवीजन ऑफ शेयर इन इनहेरिटेंस कैसे होगा, उनका डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। मतलब जो शेयर आता है उनका शरिया के हिसाब से वो सबका अलग है, सेम नहीं है। ओके, सिमिलर है, सेम नहीं है, फर्क है। तो अभी मेरे को अगर आप कंक्लूड करो, आपने बोला हिंदू, जैन, सिख और ईसाई भी मैं कवर करूं नहीं, इसमें? क्रिश्चियन का क्रिश्चियन से अलग है, तो अभी हिंदू, जैन, सिख, इनका आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट है। मुस्लिम्स में 4 एक्ट हैं, 4 एक्ट नहीं है, शरिया है, लेकिन 4 अलग अलग उसके एक्ट नहीं है। सी वो कोडिफाइड नहीं है, आप प्लीज समझिए। वहां Okay. पर क्या होता है कि जो आपके जो प्रीचर हैं, मौलवी हैं, वो डिसाइड करते, वो इंटरप्रेट जैसे वो शरिया जो को कुरान कहते हैं, शरीफ को वो करेंगे कुरान इंटरप्रेट, शरीफ को जो करेंगे उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, और उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो अलग अलग है। वो फतवाज है।
नहीं, फतवा नहीं कह सकते इसको आप, फतवा मतलब मेरी थोड़ी नॉलेज कम है इसमें। नहीं, ऐसा होता है कि इनके सबके अलग है, माइनर डिफरेंसेस हैं। ओके। बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन माइनर डिफरेंसेस हैं और उसके बाद इन आपका आता टर्म्स है ऑफ इनहेरिटेंस लॉ। इनहेरिटेंस लॉ, फिर क्रिश्चियंस के लिए अलग है, हाँ, एंड यहूदीज के लिए। उनके लिए भी अलग है। इंडियन सक्सेशन एक्ट है एक, ओके। ठीक है, उसके अंदर अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। वो अलग अलग यहूदियों के लिए, पारसी के लिए, हमारे पास मतलब भारत में बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मल्टीपल पर्सनल लॉज हैं। ओके। और पर्सनल लॉज मेनली एप्लीकेबल होते हैं इन टर्म्स ऑफ मैरिज, डाइवोर्स एंड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के लिए। आपको एक मजे की बात बताऊं, लोग आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग करने लगते हैं। हाँ जी। इसके अंदर लीगल, अगर आप स्ट्रिक्ट लीगल में जाएंगे तो एक बहुत मेजर इशू है। जैसे अभी रणवीर की शादी हुई थी। अगर आप गोवा में जाके इंडिया में करते, तो मैं इंडिया के बाहर की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो वहाँ पर सिविल लॉ एप्लीकेबल है जो पोर्तुगीज से इनहेरिट हुआ था। हाँ जी। ठीक है, अगर आपने गोवा में शादी की हम्म। तो आपके ऊपर आपके मैटर्स ऑफ इनहेरिटेंस और मैरिज के अंदर वो लॉ एप्लीकेबल होगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं एप्लीकेबल होगा, अनलेस एंटिल पहले आप यहाँ पर 7 फेरे लें या आप कोर्ट में पहले मैरिज कोर्ट करके में। जाएं। हाँ, तो आपने अगर वहाँ पर जाके शादी की तो उसके अंदर एक इशू आएगा। आपने जम्मू एंड कश्मीर में की तो डिफरेंट लॉ एप्लीकेबल होगा। आपने जाके यूरोप में शादी की, जनरली लोगों को पता नहीं है, इवन लीगल फैटर्निटी पीपल डोंट इंटरप्रेट दैट वे, तो वो एक ही होता है कि हाँ यही एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर किसी ने लड़ाई का वो ले लिया, हाँ जी। वो उस पे जा सकता है। हम Based मतलब on कि मुझे क्या एडवांटेजेस है। मतलब मुझे याद आ रहा है मेरे रिलेशन में ही गोवा में शादी हुई है 2 से 3 आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग्स। डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट लेकिन लीगल लीगल इम्प्लीकेशन होता है। राइट। तो सर हमने और आपको एक और चीज बताऊं, हाँ जी। अगर इफ यू आर हिंदू एंड यू मैरी अ नॉन हिंदू, तो यू आर डीम्ड टू हैव एग्जिटेड द एचयूएफ। इस वाले टॉपिक को सर इलेबोरेट करो। मतलब वी आर टेकिंग एक्सक्यूज फ्रॉम द ऑडियंस बिकॉज ये पॉडकास्ट सर हमारी ना बिजनेस पॉडकास्ट है, और यहाँ पर हम धर्म और उसका सम्मान करते हैं, बट हम प्रोफेशनल हैं तो हम प्रोफेशनल बात करके चलते हैं। तो आप मुझे कॉम्बिनेशंस बता दीजिए कि कब मेरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का नहीं लगेगा। अगर मेरे पास सपोज एक प्रॉपर्टी है विच हाँ इज जी। पार्ट ऑफ माय एचयूएफ, राइट सर। ठीक है, और मैं एक नॉन हिंदू से शादी कर रहा हूं, नॉन हिंदू में मैं मुस्लिम वाला किसको कवर करूंगा, या मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूज, पारसी, किसी को भी कवर करूंगा। सिख को भी इसमें कवर करके चलेंगे? नहीं, सिख फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ये एक कैटेगरी में है हमारे। ये सारे कवर्ड है हिंदू सक्सेशन। ओके ओके, ठीक है। सब जगह सबके अंदर एचयूएफ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है सर। ठीक है, तो इसलिए वो नहीं होता है। अगर आप एक एनआरआई बन जाते हो हाँ जी। तो भी आप उसका कर्ता नहीं बन सकते ओके। एचयूएफ का। नहीं, अभी हम उस पर रहेंगे। मतलब ये बहुत टेक्निकल इशू नहीं, है। मेरे को ये बड़ा टिपिकल है कि मैं कमिंग बैक टू सक्सेशन, अगर आप एक एचयूएफ की प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो अनलेस एंटिल यू टेक लीगल स्टेप्स एंड टेक करेक्टिव स्टेप्स, अगर आपने किसी नॉन हिंदू से शादी कर ली तो समवन कैन, वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स कैन डिसइनहेरिट यू फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। वो उनका लीगल राइट आ गया वहाँ पे। ओके। तो आपको उसके लिए रेमेडियल मेजर्स लेके उसको टेक केयर करना जरूरी है, जिसका लोगों को आइडिया नहीं है। ओके, मैं आपकी ना ईमेल आईडी लिंक में दूंगा। पीपल कैन ऑल्सो आस्क यू कि इसकी रेमेडी क्या होगी। या हम उसके लिए नेक्स्ट डे हम किसी, जब आपके पास टाइम अवेलेबल होगा, हम बैठते हैं तो थोड़ा सा हम इस वाले टॉपिक के अंदर भी टिपिकल टॉपिक्स बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। ओके। लेकिन मैं सक्सेशन प्लानिंग एक्सपर्ट हूँ। राइट तो सर। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस दिए, मेरी टीम बहुत ऐसे केसेस लेके आती है, हम उसको सॉल्व करते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी इंटरप्रिटेशन आती है। आप सक्सेशन को ना स्ट्रिक्टली लीगल एंगल से नहीं दे सकते। Right. इसके अंदर एक फैमिली एंगल भी होता है, उसको कैसे आप टैकल करेंगे, और वो जरूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम लीगल एंगल्स भी जरूरी हैं। राइट। हमारे यहाँ पर फेमा है, अगर आपके बच्चे बाहर हैं तो
आपको ये भी तो प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अगर आपके बाद वो एसेट्स को ओन करते हैं तो उसको कैसे ले जाएंगे वो बात। हाँ जी। वो एक प्लानिंग का एक्सरसाइज है, क्योंकि फेमा रिस्ट्रिक्ट्स कि आप Exactly. कितना एक साल में ले जा सकते हैं, हाँ, ठीक इतना है? नहीं लेके जा सकते हैं। कितना नहीं ले जा सकते हैं, तो वो एक अलग टॉपिक है। अगर आपने एक इंटर रिलीजन मैरिज की है, सपोज आ मुस्लिम मैरिज टू अ क्रिश्चियन, ओके, वो भी तो वो दो अलग अलग एक्ट हो गए। दो अलग एक्ट हो गए। हाँ जी। अनलेस अनटिल इंडियन सक्सेशन एक्ट या इंडियन मैरिज एक्ट में आपने शादी नहीं की है, ओके, तो इट बिकम्स अ ट्रिकी इशू इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो मतलब अगर वहाँ करना है पहले आप कोर्ट मैरिज करो। हाँ, अच्छा, मैंने प्लानिंग बताई थी। देन फिर आप इंडियन मैरिज एक्ट में कवर हो जाएंगे। फिर आपके नॉर्मल सारे जितने भी इंडियन सक्सेशन एक्ट में लग में आप शादी करते हैं, हाँ, और इंडियन सक्सेशन एक्ट में आप एलिजिबल हो जाएंगे कि Okay. कैसे आपका सक्सेशन होगा। राइट। तो मतलब ये प्लानिंग बेसिकली हमारी, हम यहाँ से इंटर रिलीजन मैरिज इज वेरी ट्रिकी। आपको पता कोई इतना सोचता भी नहीं, So, प्यार में सोच नहीं आती ना। देखिए, वो कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, हाँ जी। तो ऐसे ही होता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो ना भी हो, आप एज ए हिंदू आपने जाके गोवा में शादी कर ली, हाँ जी। एक डिफरेंट कॉन्टेशन हो गई ना। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा यार इंडिया का तो पार्ट है। हाँ जी। या मैंने जाके दीपिका या रणवीर ने जाके यूरोप में शादी कर यूरोप ली, में करी, राइट। तो आजकल तो ये कॉमन होते जा रहा है। विराट कोहली की शादी इंडिया में शायद नहीं हुई है, नहीं, यूरोप में हुई है। यूरोप में हुई है। तो विराट कोहली को भी नहीं पता होगा शायद ये। आपने सोचा नहीं ना, हाँ जी। क्योंकि जब आप शादी कर रहे हो तो आप डाइवोर्स या इनहेरिटेंस के बारे में तो सोच नहीं रहे हो ना उस समय। प्यार। देखिए, गलत कुछ नहीं है, लेकिन आपको प्लानिंग जरूरी है, और अगर आपने कुछ कर दिया है तो उसका रेमेडियल स्टेप्स लेने जरूरी है। मैं अगर कंक्लूड करूँ शमी सर, आपकी जो अप्रोच है ना, वो एक डेवलप इंडिया की अप्रोच है, डेवलप भारत की अप्रोच है। आपने जो आपका वर्किंग है, जितना मुझे समझ आया है, आप प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते हैं, आप इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हुए आप प्रैक्टिकलिटी लाकर फैमिली को टूटने से बचा रहे हैं। एग्जैक्टली। प्रैक्टिकल हो जाओ, अदरवाइज आप लड़ाई करिए, आपको जैसे जैसे अभी लड़ाइयाँ करनी है आप करते रहिए, अदरवाइज आप जो लॉज अवेलेबल हैं आप उनका बेनिफिट लेकर आप अपनी फैमिली को बचा के रखें। देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये लीगल नहीं है, ये थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल है। दो पार्टनर्स हैं, मतलब या हस्बैंड वाइफ है, या दो ब्रदर्स हैं। अगर दो ब्रदर्स का एग्जांपल ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, या दो पार्टनर्स का जो बिजनेस पार्टनर्स हैं। अगर उनको पता है मैं लड़ाई करके भी मुझे इतना ही मिलेगा, 50 रुपये मिलेंगे आउट ऑफ 100 रुपये, और अगर नहीं लड़ाई करूँगा तो भी मुझे इतना ही मिलेगा, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो लड़ाई किए बिना एक अनलेस अनटिल ईगो इशू आ जाए, तो आप एक बड़े प्यार से बैठ के आमने सामने अपना पार्टीशन कर लेते हैं एसेट्स का। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं लड़ाई करूँगा तो चांसेस हैं कि मुझे ज़्यादा मिलेंगे, तो जो ज़्यादा दबंग होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा, वो दूसरे को दबाने की कोशिश करेगा ना, और दूसरा भी रिटेलिएट कर सकता है, तो हमारी लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। अगर आपके पेपर पे लिखा हुआ है, जैसे आप अगर कोर्ट में भी जाएंगे, आपकी विल में क्लियरली लिखा हुआ है कि 50% ए को जाएगा, 50% बी को जाएगा, तो चांसेस हैं उसको लड़ाई होने में कम हो। लेकिन आपने कुछ नहीं लिखा हुआ है और आप सक्सेशन एक्ट में है, तो चांसेस यही है ना कि वो हर आदमी अपनी तरफ से इंटरप्रेट करने की कोशिश करे। राइट। तो इसी को जो है ध्यान में रखते हुए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसको एक कहीं ना कहीं एक शेप दे दें, एक कहीं ना कहीं कुछ लिखा पढ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच, लिखा पढ़ी कर। हाँ जी। अगर मैं नहीं करूँगा तो इशू रहेगा हमेशा। तो इशू से बचना है तो आपको प्लानिंग करो, प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग करो, प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। अब आपका किस टाइप के एसेट्स ओन करते हो, आप बिजनेस ओन करते हो नहीं करते हो, इतना बड़ा बिजनेस है या नहीं है, उसके बेस पे डिपेंड करेगा कि आपको ट्रस्ट की जरूरत है, नहीं जरूरत है, क्या है, आपको विल की खाली जरूरत है, किस टाइप की विल बननी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी जरूरी है। बिना एक्सपर्ट ओपिनियन के इंटरनेट से गूगल करके कॉपी पेस्ट मत करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। वो कॉपी पेस्ट वाला ही रिजल्ट आएगा। हाँ। तो शमी जी, हमने बड़ी सारी बातें आज आपसे डिस्कस करी
आपने हमें जो एक नया कॉन्सेप्ट है, जो एक डेवलप भारत के लिए कॉन्सेप्ट है, आपने आज हमें उसके बारे में सारी की सारी डिटेल दी। अभी आपसे मुझे लगता है मेरी 2 या 3 पॉडकास्ट अभी और निकलेगी, बट आज इसी टॉपिक के बाद हम अभी से जैसे कंक्लूड कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा मेरे को नेक्स्ट टाइम भी आप प्लीज़ देना अपने बिजी स्केड्यूल से। प्लस आप लास्ट में हमारे व्यूअर्स को जो प्रोफेशनल्स भी हैं, जो आपके यूज़र्स भी हैं, आप उन्हें जो लो है, जो फैमिली प्रैक्टिकलिटी है, एक डेवलप भारत की जो हमारी सोच है, उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं खाली एक ही मैसेज दूंगा, प्लीज़ प्लान द थिंग्स, प्लीज़ पुट द थिंग्स इन ऑर्डर। उसको पेन एंड पेपर में लिखिए, उसको एक बेसिक लीगल शेप दे दीजिए। क्या करना है ईच इंडिविजुअल का डिसीजन है, लेकिन आप एक डिसीजन जरूर लिखिए, एक विल जरूर लिखिए, और कुछ करे ना करे, क्योंकि अगर आपका कुछ नहीं होना तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होंगे। और आपके माइनर चिल्ड्रन हैं तो आप कोशिश करिए कि उनके नाम पे एसेट ना जाए, स्पेशली रियल एस्टेट, क्योंकि आपको भी पता है कि वो एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है बाद में, लीगल एज वेल एज प्रैक्टिकल इश्यूज। ओके, ये आपके एक्सपीरियंस से आपने तो हाँ जी, उसको अवॉइड करने के लिए आपके पास विल होनी चाहिए, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। लार्जर एसेट्स है, बिजनेस है, तो मे बी एक ट्रस्ट होना चाहिए, मे बी और बड़ी फैमिली है, और बड़ा कॉन्सेप्ट है, मे बी फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो तो आपके एसेट होल्डिंग पैटर्न और एसेट साइज पे डिपेंड करता है ना, और आपकी फैमिली साइज, फैमिली स्ट्रक्चर, और आपके ऊपर कौन सा पर्सनल लॉ एप्लीकेबल है वो इम्पोर्टेंट है। उसको समझ के ही आपको एक डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन प्लानिंग बहुत जरूरी है। थैंक यू शमी सर। तो ये थे शमी सर हमारे साथ। तो आज की पॉडकास्ट आपको कैसी लगी आप प्लीज़ हमें लिख कर बताना, एंड शमी सर से कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है उसकी डिटेल्स भी हम आपको प्रोवाइड कर चलेंगे। और इस बात की मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, शमी सर को हम आगे भी बुलाएंगे, जो आगे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसको हमने आज टच भी नहीं करा, वो भी हम शमी सर से डिस्कस करके चलेंगे। थैंक यू शमी सर। थैंक यू।